दोस्तों हमें आज की कहानी भेजी है पुनीता जी ने। पुनीता जी छत्तीसगढ़ में रहती हैं अपने हस्बैंड, अपने 2 बच्चों और सास ससुर के साथ। वो बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका मायका है, वहाँ से कॉल आई, उनको फंक्शन के लिए जाना था। तो उनके पति और पुनीता जी, उनके दोनों बच्चे और सास ससुर वो अपनी कार से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए। अब शाम के टाइम निकले थे, जाते जाते रात हो गई। अब रात में जब वो सुनसान एरिया में पहुँचे जहाँ पचासों किलोमीटर तक लंबी सड़क और अगल बगल जंगल, तो आगे जाते जाते ऐसा हुआ कि वहाँ पे अचानक से रास्ते में एक जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुनसान था और इतना घना अंधेरा, तभी कार की लाइट के सामने उनको दिखा कि जैसे कोई झाड़ियों से बाहर निकला और उसके लंबे बाल हैं और झुका हुआ शरीर है। उनके पति ब्रेक मारने वाले थे और दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सामने देखा, देखा तो गायब है। अब कार निकल आई, उनको लगा जैसे कार उस चीज़ के पार हो गई है। अब वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो उन्होंने सोचा कि अभी कोई बात ना करें। पीछे से उनकी सास ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम लोग इतना चुप क्यों हो गए बात करते करते। तो उन्होंने कहा मम्मी कुछ नहीं। अब ये लोग उत्तर प्रदेश अपने घर पहुँचे। तो पुनीता जी के हस्बैंड ने कहा क्या तुमने भी देखा था? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने भी देखा था। तो उन्होंने कहा तो तुमने मुझे बोला क्यों उस समय? तो उन्होंने कहा मैं कैसे बोलती, अगर मैं बोलती तो मम्मी जी पापा जी बैठे थे, सब डरते, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों ऐसी घटना हुई थी पुनीता जी के साथ। दोस्तों पुनीता जी के पास एक और अपनी कहानी है। वो ये है कि पुनीता जी एक गवर्नमेंट टीचर हैं। तो वो अपने स्कूल पढ़ाने जा रही थी बच्चों को। और जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा सुनसान एरिए और काफ़ी जंगली इलाके होते हैं। तो वो स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी। तो दोस्तों जाते जाते मौसम ख़राब था, हल्की बरसात ये सब हुआ। वो गई स्कूल में, उन्होंने पढ़ाया। फिर जब वहाँ से आने लगी, रास्ते में जब वो आ रही थी तो वहाँ एक पेड़ है, मतलब वो पेड़ ऐसा था कि सामने नज़र पड़ती ही थी। तो उन्होंने जब उस पेड़ को देखा तो उनको लगा जैसे पेड़ पे किसी कोई लटका हुआ है, जैसे फांसी में लोग लटकते हैं वैसा ही कुछ था कि वो लटका हुआ है। और वो डर गई। अब वो डर गई तो उन्होंने सोचा कि कितनी जल्दी यहाँ से निकलूँ। उन्होंने स्कूटी हैबहाट में बहुत तेज़ चलाई और वो अपने घर पहुँची और बहुत ही परेशान दिखी। तो उनके ससुर जी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि पापा मैं रास्ते से आ रही थी तो मैंने वो पेड़ देखा। तो उस पेड़ पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई फांसी लगा के लटका हुआ है। तो उन्होंने कहा तुमने कहाँ देखा? तो पुनीता जी ने अपने ससुर को बताया कि उन्होंने रास्ते के एक मोड़ पे देखा। तो उनके ससुर बोले कोई बात नहीं, तुम अभी जाओ, चाय पियो, रिलैक्स हो, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर शाम को जब सब खाना खाने बैठे साथ में, तो उन्होंने कहा कि बेटा वहाँ पहले किसी ने आत्महत्या कर ली थी लटक के। तो कई लोग को दिखता है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ज़्यादा चीज़ें मत सोचो। तो दोस्तों ये थी पुनीता जी की कहानियाँ। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों ये कहानी भेजी है वो अनिल जी ने। अनिल जी बताते हैं कि उनके गांव में एक लड़का था जिसे तैरना नहीं आता था, लेकिन वो नदी नहाने जाता था। तो नदी नहाने जाते हुए वो जाता था, तैरने की कोशिश करता था, तैर नहीं पाता था। एक दिन वो दोपहर में नदी नहाने चला गया और वो डूबने लगा। तो एक लड़के ने वो पानी में कूदा, उसको बचा के बाहर लाया। और लड़के ने कहा जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम क्यों आते हो सुनसान जगह? ये या दोस्तों के साथ आओ या घर वालों के साथ आओ, बड़ों के साथ आओ, लेकिन सुनसान जगह मत आओ। उसने 2 थप्पड़ भी मार दिए और उसके घर ले गया लड़के के कि देखो तुम्हारे लड़के को तैरना नहीं आता है और वो डूब रहा था, मैंने उसे बचाया। तो उसके घर वाले बोले कि जब डूब रहा था तुमने मारा कैसे? बचाया, ना बचाते मरने देते, लेकिन तुमने उसे बचाया क्यों? है ना, हमारे बच्चे तुमने हाथ क्यों लगाया? ना लगाते, वो डूबता चाहे जो होता। तो तो दोस्तों वो लड़का समझ गया कि ये लोग सभ्य नहीं हैं। वो घर चला गया अपने, उनके लड़के को छोड़ के।
अब ऐसे ही वो लड़का एक दिन फिर दोपहर में निकला नहाने। वो नदी में गया, नहाने लगा, लेकिन नहाते नहाते वो डूबने लगा और चिल्लाने लगा। तो वहाँ जो बच्चे थे उसके साथ, वो लोग भी चिल्लाने लगे कि ये डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है। लेकिन उस समय कोई बड़ा मौजूद नहीं था। तो बच्चे जैसे दौड़ते हुए घर पे आए बताने कि वो डूब रहा है, डूब रहा है, तब तक बहुत देर हो गई थी। उसके लड़के घर वाले आए, सब रोने लगे, ढूंढने लगे। फिर उसकी लाश मिली रात में जाके। तो जब रात में जाके उसकी लाश मिली, तो असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। अब जो भी नदी जाता था उसको वो लड़का पकड़ लेता था, मतलब उसको वो भ्रम में डालता, सबको बुलाता था कि आओ मेरे साथ। मतलब उसको कमी खलती दोस्तों की। वो चाहता था लोग आएँ दोपहर में नहाने और वो तुमको प्रलोभन दे के, उनको लालच दे के पानी की तरफ खींचे और उनको डुबो के मारे, ताकि वो अकेला ना रहे वहाँ पे। तो दोस्तों ऐसे ही जब उसके दोस्त खेलने आते थे या नदी नहाने आते थे, तो उनको लगता था कि जैसे कोई आसपास है जो हमें कभी धक्का दे रहा है, कभी खींच रहा है। तो ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे कि बच्चों में डर आ गया और बच्चों ने वहाँ नहाना ही बंद कर दिया। दोस्तों हमें एक कहानी उत्तराखंड से एक दोस्त ने भेजी है। वो बताते हैं कि जब उनके दादाजी 20-25 साल के थे, तो वो शहर से गांव आ रहे थे। आप तो जानते हैं कि उत्तराखंड में पगडंडियाँ होती हैं, वहाँ से होते हुए दूर दराज गांव होते हैं। वहाँ जा रहे थे, तभी उन्होंने अचानक देखा कि एक बकरी का बच्चा है, बहुत ही प्यारा सा, वो टहल रहा है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची बकरी को तो कोई भी उठा ले जाएगा या जानवर मार देगा, तो इसको करो मैं ही ले चलता हूँ। उन्होंने उसको दुलारा और अपने कंधे पर रख लिया और ले जाने लगे। अब रास्ते में जब जाने लगे तो उनको थोड़ा और भारी लगने लगा। तो उन्होंने कहा ऐसे कुछ नहीं होगा, शायद मैं थका हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन वो और धीरे 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 आगे बढ़ते गए तो उनको और भारी लगा। फिर ऐसा लगा कि जैसे क्या है, कंधे पे बैठ गया है। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है बकरी का, वो जकड़ रहा है और उसका वजन ही भारी हो रहा है, जिससे लग रहा है। और जैसे कुछ कदम वो और चले, वो और भारी होने लगा। वो समझ गए कि ये जो बकरी बच्चा है, बकरी का बच्चा नहीं है, कुछ और है। तो फिर दादाजी ने वहाँ पे अपनी हिम्मत दिखाई और पीछे की तरफ उसे उल्टा फेंका और वहाँ से दौड़ने लगे चिल्लाते हुए कि बचाओ 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 बचाओ। और वो बकरी का बच्चा गिरने के बाद उनके पीछे दौड़ने लगा, और वो जैसे जैसे पीछे दौड़ रहा था वो बड़ा होता जा रहा था। और दादाजी भागते 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 अपने गांव की सीमा में जैसे पहुँचे, तो वहाँ उनके किसी देवी का मंदिर शुरू होता है। उन्होंने वहाँ हाथ जोड़े और उसकी तरफ भागे, और जैसे वहाँ भागे वो चीज़ दूर से ही गायब हो गई। जब उन्होंने पीछे देखा, वो तो माता जी की कृपा थी कि वो चीज़ गायब हो गई। दादाजी बताते हैं कि अगर वो मंदिर ना पहुँचते तो वो उनके साथ पता नहीं क्या होता। हेलो दोस्तों, डरावनी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे दो ट्रक ड्राइवर्स की कहानी। तो दोस्तों हमारी पहली कहानी। मेरा नाम मोहन है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। रात की सड़कों पर गाड़ी चलाना मेरे लिए आम बात है। लेकिन एक रात NH 48 पर वो हुआ जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ये कहानी उस सड़क की है जिसे लोग भूतिया सड़क कहते हैं। बात 2 महीने पुरानी है। मुझे दिल्ली से जयपुर माल डिलीवरी करना था। रात के 1 बज रहे थे और मैं NH 48 के उस हिस्से पर था जो नीमराना के पास जंगल से होकर गुजरता है। गांव वाले कहते थे कि उस सड़क पर रात में एक औरत का साया दिखता है जो राहगीरों को रोकती है। मैंने इसे मजाक समझा। आखिर मैंने ऐसी कई कहानियाँ सुनी थी। सड़क सुनसान थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही इकलौता उजाला थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क के किनारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरी नज़र सड़क के बीच पर पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, सिर झुकाए, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। मैंने ट्रक धीमा किया और खिड़की से चिल्लाया, हटो रास्ता छोड़ो, हटो रास्ता छोड़ो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ट्रक रोका और टॉर्च लेकर नीचे उतरा,
लेकिन सड़क खाली थी। वो औरत गायब थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से ट्रक में वापस चढ़ा, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी रियर व्यू मिरर में मुझे कुछ दिखा। मेरे पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली और ओंठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे साथ चल। मैं चीख पड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदा। लेकिन सड़क अब वैसी नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ जंगल था और सड़क गायब। मेरे कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, मेरे साथ चल। मैंने अपनी जेब में रखा हनुमान चालीसा का पर्चा निकाला और पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ धुंध में खो गया। जब मुझे होश आया, मैं अपने ट्रक में था और सूरज निकल चुका था। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और पास के ढाबे वाले मुझे घूर रहे थे। उन्होंने बताया कि उस सड़क पर एक औरत की आत्मा भटकती है जो सालों पहले एक हादसे में मर गई थी। वो हर रात किसी न किसी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। दोस्तों, मैं उस रात को आज भी याद करके कांप उठता हूँ। मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर अब भी वो निशान हैं जो उस औरत के नाखूनों से बने थे। क्या आपको लगता है कि मैं उस सड़क पर दोबारा जाऊँ? कमेंट में बताइए। और अगर ऐसी और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। रात के करीब 2:30 बजे का समय था। पुराने हाईवे पर एक लाल रंग का ट्रक दौड़ रहा था। ड्राइवर था राजू। राजू पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था। वो हमेशा कहता था, रात की सड़कें मेरे लिए घर जैसी हैं। लेकिन उस रात की सड़क किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। चारों ओर धुंध और दूर कहीं से सड़ने की बदबू आ रही थी। राजू ने खिड़की खोली, सिगरेट जलाई, तभी हेडलाइट में कुछ चमका। सड़क किनारे कोई काला साया खड़ा था। राजू ने ट्रक धीमा किया, देखा एक आदमी, लंबा दुबला चेहरा, आधा छिपा हुआ और आंखें लाल अंगारे जैसी। राजू बोला, कहाँ जाना है भाई? वो आदमी मुस्कुराया। दांत इतने निकले थे जैसे जानवर के। धीरे से बोला, बस थोड़ी दूर, गांव तक छोड़ दो। राजू ने ट्रक रोक लिया। वो आदमी चढ़ गया और पीछे की सीट पर बैठ गया। कुछ मिनट बीते। राजू ने देखा शीशे में वो आदमी अब वहाँ नहीं था। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। उसी वक्त ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका चला। डैशबोर्ड की लाइट झपकने लगी। राजू का ध्यान सामने गया और वो हक्का बक्का रह गया। वो आदमी अब ट्रक के बोनट पर बैठा था। उसकी लाल आंखें सीधे राजू को घूर रही थी। चेहरा अब इंसानी नहीं बल्कि पिशाच का था। लंबे नुकीले दांत, काले होंठ और गले से अजीब सी गुर्राहट की आवाज़। राजू ने डर के मारे ब्रेक मारे। ट्रक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। होश आया तो वो ट्रक के बाहर पड़ा था। ट्रक का बोनट खुला हुआ था और इंजन पर खून के निशान थे। राजू किसी तरह उठकर पास के ढाबे तक पहुंचा। वहां बूढ़ा ढाबे वाला बोला, बेटा तू बच गया। हर साल अमावस्या की रात को एक पिशाच निकलता है जो ट्रक वालों से लिफ्ट मांगता है। जो उससे चढ़ा लेता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर उसका ट्रक अब भी खड़ा था, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था और उसकी आंखें फिर से लाल चमकने लगी। दोस्तों, हमने सुना है कि जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वो लोग मरने के बाद भी अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं या बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी को आपके साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव जिसमें रात का सन्नाटा, लोग घरों में सो रहे हैं, ठंड का मौसम। तभी अचानक गांव की गलियों से आवाज़ आती है, ए माई रोटी दो, ए माई रोटी दो। ऐसी आवाज़ आती रहती है। कई लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तभी गांव का एक युवक ये आवाज़ सुनता है। तभी गांव का एक युवक ये आवाज़ सुनकर बाहर आता है और सामने देखता है एक काली साड़ी झुकी हुई बुढ़िया चल रही होती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और उस अंधेरे में उसने काली साड़ी पहनी है और उसकी चमकती हुई आंखें देख के डर जाता है युवक। तभी वो हंसने लगती है और खड़ी हो जाती है बिल्कुल सीधी और कहती है, क्यों तू बाहर आ गया? अब तू मारा जाएगा। उसके बाद सुबह होती है। गांव में उस युवक की लाश मिलती। गांव वाले वो लाश देखते हैं। पुलिस आती है
और देखती है कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हत्या हो चुकी है। पुलिस पूछती है गांव वालों से क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं। लोग शांत रहते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। पुलिस वाला कहता है नहीं, आप लोग बताइए, डरिए नहीं, किसने क्या किया है बताइए, कानून सजा देगा। गांव वाले कहते हैं साहब, उसे आपका कानून कोई सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि वो हत्यारन कोई इंसान नहीं है। गांव वाले कहते हैं साहब, उसे आपका कानून कोई सज़ा नहीं दे सकता है, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, और कानून इंसानों को सज़ा देता है, ना कि शैतानों को। पुलिस वाला कहता है आप लोग जितना छुपाएं, लेकिन कानून उसे सज़ा दे के रहेगा। पुलिस गांव से चली जाती है। ऐसे ही लगातार एक के बाद एक कई हत्या हो जाती हैं रात। ऐसे ही लगातार एक के बाद एक कई हत्या हो जाती हैं रात में, लेकिन हत्यारे का पता नहीं चलता। पुलिस परेशान हत्यारा ढूंढते रहती है, हर सुराग ढूंढती है, सबके बयान लेती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। गांव वाले वही कहते हैं कि हत्या करने वाला कोई इंसान नहीं है। तभी एक युवक बैलगाड़ी पे बैठा अपना सूटकेस रखे गांव की तरफ आ रहा होता है, और बैलगाड़ी चालक से कहता है कि हमारा गांव नहीं बदला, मैं 10 साल बाद आ रहा हूँ, लेकिन गांव वैसा का वैसा ही है, वही बैलगाड़ी, वही पगडंडियाँ। तभी बैलगाड़ी वाला कहता है भाई, 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है, पगडंडियाँ और बैलगाड़ी तो नहीं बदली, लेकिन लोगों में खौफ ज़रूर आ गया है। वो कहता है खौफ, कैसा खौफ? कहता है आप घर जाइए, आप समझ जाएंगे। बैलगाड़ी रुकती है, वो अपना सूटकेस उतारता है और अपने घर की तरफ चल देता है। वो घर जाता है, घर में उसकी माँ और उसकी बहन उसको देख के बहुत खुश होती हैं। तभी उसका खाना पानी होता है और रात होती है, तो उसकी माँ कहती है बेटा, कुंडी लगा दी है, अब बाहर मत निकलना, और हाँ, तू ये बता शहर वापस कब जाएगा? तू चाहे तो मैं और तेरी बहन भी तेरे साथ शहर चल दें, और मैं तो कहती हूँ तू यहाँ से शहर जल्दी जल्दी चला जा। लड़का कहता है क्यों माँ? भोला अपनी माँ की ये बात सुन के बहुत ही परेशान होता है। कहता माँ ऐसा क्यों? मैं 10 साल बाद आया हूँ और तुम कह रही हो कि मैं जल्द से जल्द शहर चला जाऊँ। तो माँ कहती है बेटा भोला, तेरी भलाई के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ। तू नहीं जानता कि गांव में क्या हो रहा है, इन 10 सालों में क्या क्या बदला है। उसके बाद भोला खाना खाता है अपनी माँ और बहन के साथ और फिर सो जाता है। और करीब रात के 2 बजे भोला कानों में आवाज़ आती है, ए माई कोई रोटी दो, ए माई कोई रोटी दो, भूख लगी है। भोला उठता है, अपनी माँ को देखता है और दरवाज़ा खोलने जाता है कि कौन खाना मांग रहा है, मैं उसको खाना दे देता हूँ। तभी उसकी माँ हाथ पकड़ लेती है, कहती है बेटा दरवाज़ा मत खोल, वो खाना नहीं मांग रही है, वो मौत है मौत, बाहर मत निकल। ऐसे ही लगातार एक के बाद एक कई हत्या हो जाती हैं रात में, लेकिन हत्यारे का पता नहीं चलता। पुलिस परेशान हत्यारा ढूंढते रहती है, हर सुराग ढूंढती है, सबके बयान लेती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। गांव वाले वही कहते हैं कि हत्या करने वाला कोई इंसान नहीं है। तभी एक युवक बैलगाड़ी पे बैठा अपना सूटकेस रखे गांव की तरफ आ रहा होता है, और बैलगाड़ी चालक से कहता है कि हमारा गांव नहीं बदला, मैं 10 साल बाद आ रहा हूँ, लेकिन गांव वैसा का वैसा ही है, वही बैलगाड़ी, वही पगडंडियाँ। तभी बैलगाड़ी वाला कहता है भाई, 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है, पगडंडियाँ और बैलगाड़ी तो नहीं बदली, लेकिन लोगों में खौफ ज़रूर आ गया है। वो कहता है खौफ, कैसा खौफ? कहता है आप घर जाइए, आप समझ जाएंगे। बैलगाड़ी रुकती है, वो अपना सूटकेस उतारता है और अपने घर की तरफ चल देता है। वो घर जाता है, घर में उसकी माँ और उसकी बहन उसको देख के बहुत खुश होती हैं। तभी उसका खाना पानी होता है और रात होती है, तो उसकी माँ कहती है बेटा, कुंडी लगा दी है, अब बाहर मत निकलना, और हाँ, तू ये बता शहर वापस कब जाएगा? तू चाहे तो मैं और तेरी बहन भी तेरे साथ शहर चल दें, और मैं तो कहती हूँ तू यहाँ से शहर जल्दी जल्दी चला जा। लड़का कहता है क्यों माँ?
भोला अपनी माँ की ये बात सुन के बहुत ही परेशान होता है। कहता, माँ ऐसा क्यों? मैं 10 साल बाद आया हूँ और तुम कह रही हो कि मैं जल्द से जल्द शहर चला जाऊँ। तो माँ कहती है, बेटा भोला, तेरी भलाई के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ। तू नहीं जानता कि गांव में क्या हो रहा है, इन 10 सालों में क्या क्या बदला है। उसके बाद भोला खाना खाता है अपनी माँ और बहन के साथ और फिर सो जाता है। और करीब रात के 2 बजे भोला कानों में आवाज़ आती है, ए माई कोई रोटी दो, ए माई कोई रोटी दो, भूख लगी है। भोला उठता है, अपनी माँ को देखता है और दरवाज़ा खोलने जाता है कि कौन खाना मांग रहा है, मैं उसको खाना दे देता हूँ। तभी उसकी माँ हाथ पकड़ लेती है, कहती है, बेटा दरवाज़ा मत खोल, वो खाना नहीं मांग रही है, वो मौत है मौत, बाहर मत निकल। उसकी माँ पीछे से आती है और दरवाजे की कुंडी तेज़ी से लगाती है और भोला को कहती है कि बाहर मत, सो जा, वो कोई भूखी नहीं है, वो सबको मौत बांटती है। अब सुबह होती है। भोला अपनी माँ से पूछता है, माँ रात में वो क्या था, कौन थी वो औरत, बताओ मुझे। माँ कहती है, नहीं तुझे ये नहीं जानना है, तुझे शहर जाना है और तू अपनी गाड़ी शाम का टिकट ले, अपनी गाड़ी से वापस अपने शहर चला जा। तू बोल तो मैं और तेरी बहन भी चल दें यहाँ की ज़मीन और खेत बेच के। लेकिन भोला वहाँ से नाराज़ हो चला जाता है, कहता, नहीं माँ मुझे बताओ ये क्या है। फिर माँ कहती है, शाम को बताऊँगी। फिर रात होती है। भोला, माँ, उसकी बहन खाने बैठते हैं, खाना खाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। तब भोला की माँ बताती है, बेटा उसका नाम मोनी था। मोनी का एक पति, एक छोटा बच्चा जो कि गोद में था। उनके पति ने अपनी ज़मीनें ज़मींदारों के वहाँ गिरवी रखी थी, लेकिन ज़मींदार उसका पैसा बढ़ाते रहते थे, उसका ब्याज बढ़ाते रहते थे, बेईमानी करते थे उसके साथ, जिससे कि वो बहुत कर्जदार हो गया। उसके बाद उसके खेत से उसको निकाल दिया गया। ये सब देखकर वो गया ज़मींदारों के पास और कहा कि मेरा खेत तो मुझे दो, काम करूँगा तभी तो वापस करूँगा। उन्होंने कहा, नहीं, खेत पे तेरा कोई हक नहीं, अब तेरा खेत भी गया और तू हमारे लिए मजदूरी भी करेगा। वो गुस्सा आ जाता है और ज़मींदार के ऊपर हमला करने चलता है। तो ज़मींदारों को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उसे पकड़ते हैं, अपने आदमियों से पिटवाते हैं और उठाकर फेंक देते हैं। वो लहूलुहान अपनी बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी भी घर में बीमार रहती है, उसका बच्चा रो रहा होता है। तभी उसकी बीवी कहती है, क्या हुआ, तुम खाना लाए? तो कहता है, नहीं मैं खाना नहीं लाया, हाँ लेकिन खून से लथपथ ज़रूर हूँ। ये देखकर उसकी बीमार बीवी भी रोने लगती है। गांव में लोग जब ये सुनते हैं कि उसने ज़मींदार के ऊपर हमला किया था, तो लोग उसको और उसके परिवार का पूरी तरीके से बहिष्कार कर देते हैं, जिससे उन्हें ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है। अब मोनी का पति मर गया था। मोनी अपने बच्चे को गोद में लिए सबके घर जा जाकर खाना मांगती थी और लोग अपना दरवाज़ा बंद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि ज़मींदारों ने उनको मना कर दिया था और समाज से कहा था कि इनका बहिष्कार कर दो। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा और वो भी बीमार होकर भूखी मर जाती है। कुछ समय बाद फिर गांव में शुरू होता है। कहानी बदल चुकी है। अब वो सबसे बदला ले रही है। वो खाना मांगने आती है और जैसे कोई गेट खोलकर बाहर निकालता है दरवाजे से देखने के लिए कि आवाज़ किसकी है, तो वो उसे मार देती है, बहुत ही भयानक मौत। इसलिए बेटा तू बाहर मत निकला कर और तू कल शहर चला जा सुबह उठते ही। ये सब बातें सुनकर भोला बहुत दुखी होता है और वो कहता है कि माँ मुझे अब मत रोकना। और दोनों माँ बेटे और भोला की बहन सो जाते हैं। रात को आवाज़ आती है, माई रोटी दो। भोला घर का कुंडा खोलकर बाहर निकलता है और देखता है कि वो बुढ़िया सामने खड़ी है। जब वो जाता है बुढ़िया करीब, तो उसकी चमकती आंखें, भयानक चेहरा देख कर डर जाता है और बुढ़िया उस पर हमला करती है। लेकिन वो कैसे भी कर कर भाग कर अंदर आता है, गेट बंद कर लेता है। फिर वो घर में जाता है और रोटी सब्जी थाली में रखता है और लेकर बाहर निकलता है और उस भूत के सामने, मोनी की आत्मा सामने खड़ा होकर कहता है, लो खा लो। मोनी उसे देखती है, थाली को देखती है, खाना देखती है। तभी मोनी के हाथ लंबे होते हैं और वो खाने की थाली भोला से छीन लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। भोला घर में चला जाता है और कुंडी बंद कर लेता है। अगली सुबह
होती है। भोला करके बाहर निकलता है, देखता है थाली तो है लेकिन उसमें खाना नहीं है, यानी मोनी ने वो खाना खा लिया। अब मोनी की आत्मा गांव छोड़कर जा चुकी है। घर में आता है, बताता है कि माँ उसने खाना खाया। अब फिर रात होती है और भोला उसकी बहन सो रहे होते हैं। उसकी माँ गेट बंद करके इंतज़ार करती रहती है कि शायद अब मोनी आएगी। मोनी की अब रात हो चुकी होती है, भोला उसकी बहन सो चुके होते हैं, लेकिन भोला की माँ जागती रहती है कि अब मोनी की आत्मा आएगी और लोगों से खाना मांगेगी और जो निकलेगा उसे मारेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी रात गुजर जाती है और मोनी की आत्मा नहीं आती है। सुबह होती है तो भोला कहता है, माँ क्या उसकी आत्मा आई थी? तो उसकी माँ कहती है नहीं। तो कहता है वो कभी नहीं आएगी, उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारी पहली कहानी। इस कहानी में एक परिवार जिसमें माता पिता और 2 बच्चे, जिनकी उम्र करीब एक की 15 साल, एक की 10 साल होती है, वो एक सफ़र पे जा रहे होते हैं। माता पिता आगे की सीट पे बैठे होते हैं कार में और बच्चे दोनों पीछे की सीट पे बैठ के म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। मौसम अच्छा था, सफ़र अच्छा था, शाम का टाइम था, आराम से सफ़र कर रहे थे। फिर जैसे जैसे रात हुई, जो माहौल सबसे अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, रात होते ही माहौल बदल गया। कार के सामने धुंध आने लगी, लेकिन बच्चों के पिता ने कार रोकी नहीं क्योंकि रास्ता सुनसान था। कार चली जा रही थी और बच्चों के माता पिता का कंसंट्रेशन रोड पे ही था कि कहीं कोई चीज़ अचानक से धुंध में सामने ना आ जाए और कोई हादसा हो जाए। बच्चे पीछे बैठे थे, बच्चों ने म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया। फिर आगे जाकर कार अचानक से रुक गई। जब कार रुक गई तो बच्चों ने भी कहा कि अपने पापा से क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। तो पत्नी ने कहा कि नहीं, आप बाहर मत जाइए, अभी रुकिए, अभी कार के अंदर से ट्राई कीजिए। तो बच्चों के पिता कार अंदर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं होती। वो कहते हैं रुको, मैं जाता हूँ, बाहर से करता हूँ। वो उठते हैं, जाते हैं और उसको चेक करते रहते हैं, लेकिन इंजन में ना कोई ख़राबी थी ना कुछ थी, बस वो बंद था। अचानक कार के सामने धुंध आती है और बच्चों के पिता वहाँ नहीं रहते हैं। बच्चों की माता कहती हैं कि बच्चों रुको रुको, मैं देख के आती हूँ तुम्हारे पापा कहाँ हैं। दोनों बच्चे कार के पीछे सीट पे थे। उनकी माता भी कार से बाहर निकलती हैं, कार लॉक करती हैं और आगे जा रही होती हैं। धुंध में वो भी गायब हो जाती हैं। अब दोनों बच्चे अपने माता पिता का इंतज़ार करते रहते हैं। दोनों बच्चे डरे सहमे बैठे रहते हैं। अचानक उनकी कार हिलने लगती है। दोनों बच्चे डर जाते हैं। कार हिलने लगती है और कार की छत पे कोई धम धम की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई बॉल पटक रहा हो उनकी कार के ऊपर, कार की छत पे। दोनों बच्चे परेशान। तो दोनों बच्चों में जो बच्चा बड़ा था वो हिम्मत करता है, ये देखने की कोशिश करता है कि कार की छत पे ऐसा क्या चीज़ है जो पटकी जा रही है। बच्चा गेट खोलता है और अचानक से बाहर की तरफ भागता है और पीछे पलट के देखता है। जब वो पीछे पलट के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी कार के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अजीब सा जानवर बैठा रहता है और वो जो चीज़ उस कार की छत पर पटक रहा होता है वो होती है उन बच्चों के माँ बाप का सर। दोस्तों, ये दूसरी कहानी ये हमें भेजी है रमेश जी ने। रमेश जी बताते हैं कि आपने गांव में सुना होगा कि बुज़ुर्ग से कभी भूत ने तम्बाकू मांगी होगी, सुरती मांगी होगी। तो ऐसी ही एक कहानी है कि उनके दादाजी ने उनको सुनाई थी। उनके दादाजी एक बार वो नदी से अपने घर आ रहे थे। नदी के पास उनका तरबूज का खेत था। वहाँ से रात में वो घर की तरफ आ रहे थे। करीब 2 से 3 का टाइम हो रहा होगा। वो आए तो उनको पीछे से आवाज़ आई कि भाई ज़रा सुरती खिलाना। इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये सुरती खुद बनाते रहे, खुद खा गए। इन्होंने इग्नोर कर दिया, इन्होंने दिया नहीं और ना वहाँ गिराया।
वो आगे चलते रहे क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये कोई इंसान नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई, क्यों तुमने सुर्ती नहीं दी मुझे? वो चलते रहे। दोस्तों फिर उसके बाद उनके पिताजी, जो कि 3 बजे, ज़्यादा खेत की दूरी और घर की दूरी 1 किलोमीटर होगी, वो एरिया आधा किलोमीटर का सुनसान, लेकिन वहीं पे उनके बाबा की ऐसा मति भ्रम हुआ, वो वहीं घूमते रहे, वहीं घूमते रहे, वहीं घूमते रहे। करीब सुबह के 8 बज गए। घर वाले बोले ना खेत में है ना कहीं है, ढूंढो उनको कहाँ पे हैं। जब पूरे परिवार ने मिलकर ढूंढा तो वो एक जगह खेत से करीब 2 किलोमीटर दूर ऐसे ही भटक रहे थे खेत में। तो उनको लोगों ने देखा और कहा कि अरे भाई, तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? तब उनको होश आया, क्या मैं यहाँ भटक रहा हूँ? फिर उनको घर लाए, उन्होंने सबको बताया क्या हुआ। तो फिर पता लगा कि उन्होंने तम्बाकू नहीं दी थी, इसलिए जो भी वहाँ था उसने इनका दिशा भ्रम कर दिया था। ये पूरे टाइम उसी एरिए में घूमते रहे और इनको लग रहा था कि आगे चल रहे हैं, घर की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ऐसा मति भ्रम इनको हो गया था। उसके बाद से उन्होंने रात में वापसी बंद कर दी।